मैं हूं चंगेज खान, वो तूफान जिसने साम्राज्यों को राख बना दिया। मैं जीत का जश्न खोपड़ियों के पिरामिड बनाकर करता था। मैं जहां से गुजरा वहां के इंसान, परिंदे, बिल्ली और कुत्ते सबको मैं मौत के घाट उतार देता था। ऐसा डर बोया मैंने कि मेरी सेना आने से पहले ही दुनिया घुटनों पर झुक जाती थी। मंगोलिया के ठंडे और वीरान पठार, यहाँ की हवाओं में आज भी एक अजीब सी सिहरन है। 800 साल पहले इन्हीं हवाओं ने दुनिया को एक ऐसी चेतावनी दी थी जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, और वह चेतावनी एक इंसान के रूप में आई थी, तिमुजिन, जिसे दुनिया आज चंगेज खान के नाम से जानती है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर आप भी 13वीं सदी में पैदा हुआ होते तो चंगेज खान का नाम सुनते ही आपकी नसें जम जाती। यह सिर्फ एक राजा नहीं था, यह एक प्राकृतिक आपदा थी। उसने अपने जीवन काल में लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यह उस समय की दुनिया की आबादी का 11% कहा जाता है कि उसने इतना खून बहाया कि पृथ्वी का तापमान भी गिर गया, क्योंकि इतने लोगों को मरने से कार्बन उत्सर्जन कम हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वह सिर्फ एक पागल हत्यारा था या एक ऐसा जीनियस जो जानता था कि डर इंसान के दिमाग को काबू करने का सबसे बड़ा हथियार है। चंगेज खान की जीत का राज उसकी तलवार में नहीं था, उसके दिमाग में था। उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध का आविष्कार किया था। जब मंगोल सेना किसी शहर पर हमला करती तो वे एक भयानक तकनीक अपनाती। वे पकड़े कैदियों और गुलामों को मारते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी सेना के सबसे आगे खड़ा कर देते थे। सोचिए उस मंजर को, दुश्मन के तीरंदाज जब मंगोल पर तीर चलाते तो उन्हें अपने ही देश के निहत्थे लोगों और अपने भाइयों और अपने बेटे को मारना पड़ता था। इन गुलामों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। चंगेज खान जानता था कि दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए उसे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट पहुंचानी होगी। साल 1206 में मंगोल साम्राज्य की स्थापना के बाद 1209 में उसने तुंगुद साम्राज्य पर हमला किया। वहाँ उसने 30,000 गुलामों को सबसे आगे खड़ा कर दिया। मंगोल सेना को खरोच तक नहीं आई और तुंगुद साम्राज्य लाशों के ढेर में बदल गया। चंगेज खान का एक और अजीब शौक था। वह जीत का जश्न महलों में नहीं बल्कि खोपड़ियों के पिरामिड बनाकर मनाता था। जब वह किसी शहर को जीतता तो वहाँ के हर जीवित प्राणी, इंसान, कुत्ते, बिल्लियाँ, सबको मारने का आदेश देता। उसका तर्क था कि अगर कोई भी जिंदा बचा तो वह भविष्य में उसके खिलाफ बगावत ना करे। इतिहासकार लिखते हैं कि चंगेज खान की सेना जहाँ से गुजरती थी वहाँ पीछे सिर्फ राख और हड्डियों के पहाड़ बचते थे। उसने खूबसूरत शहरों को कब्रिस्तान में बदल दिया था, और सबसे खौफनाक बात वह इन लाशों के बीच बैठकर अपनी रानियों के साथ जश्न मनाता था। उसने मरते हुए लोगों की चीखें संगीत की तरह लगती थी। चंगेज खान सिर्फ मौत का सौदागर नहीं था, वह एक अलग स्तर का निर्माता भी था। उसने अपने जीवन में 500 से भी ज्यादा शादियां की थी। जिस भी राज्य को वह जीतता वहाँ के सबसे खूबसूरत राजकुमारी को अपने हरम में शामिल कर लेता था। आज विज्ञान ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक रिसर्च के मुताबिक आज दुनिया में लगभग 1.6 करोड़ पुरुष ऐसे हैं जिनका डीएनए सीधा चंगेज खान से मिलता है। इसका मतलब यह है आज हर 200 में से एक आदमी चंगेज खान का वंशज है। उसने पूरी दुनिया को जेनेटिक्स को बदल कर रख दिया था। वह एक तरफ मौत बांट रहा था और दूसरी तरफ अपनी नस्ल को पूरी दुनिया में फैला रहा था। यह उसकी अमर होने की एक अजीबोगरीब कोशिश थी। चंगेज खान की क्रूरता हदें तब पार हो गई जब बात उसके परिवार पर आई। साल 1221 फारस, आज का ईरान, निसापुर, यह उस समय दुनिया का सांस्कृतिक केंद्र था। चंगेज खान का दामाद तोकुचुर निसापुर के एक तीरंदाज के हाथों में मारा गया। जब यह खबर चंगेज खान की बेटी तक पहुंची तो वह गम से पागल हो गई। उसने अपने पिता से बदला लेना मांगा। चंगेज खान ने अपने बेटे को आंसुओं का जवाब दुनिया के सबसे बड़े कत्लेआम से दिया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि निसापुर में एक भी चीज जिंदा नहीं बचनी चाहिए, ना इंसान, ना जानवर, ना परिंदे, यहाँ तक कि वहाँ की जमीन को भी इतना खोद दो कि वहाँ दोबारा घास भी ना उगे। अगले 10 दिनों में निसापुर में 17 लाख लोग मारे गए। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के सिर कटकर अलग अलग पिरामिड बनाए गए। चंगेज खान की बेटी ने खुद उस शहर की तबाही को अपनी आंखों से देखी। यह बदला नहीं था, यह प्रलय थी। इतिहासकार कहते हैं कि सत्ता का नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। चंगेज खान को दुनिया जीतने के बाद एक अजीब सी कुंठा होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि इंसान तो उसके सामने कीड़े मकोड़े हैं, अब उसे कुदरत के सबसे ताकतवर जानवर को हराना था। उसे एक बेहद खौफनाक शौक चढ़ा था, मरते हुए हाथियों की चीखें सुनना। हाथी जो जंगल का सबसे विशाल और शांत जानवर होता है, चंगेज खान के लिए वो मनोरंजन का खिलौना बन गया था। वह एक ऊंची पहाड़ी पर अपना सिंहासन लगवाता था और वहाँ बैठकर शराब पीता था। नीचे उसकी सेना 100 हाथियों को पकड़ कर लाती और उन्हें पहाड़ी की चोटी से नीचे
धक्का दे देती। जब वो विशाल जानवर पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे गिरते तो उनकी हड्डियां टूट जाती थी और वे दर्द से चिघड़ाते थे। तो उस मंजर को देखकर चंगेज खान जोर जोर से हंसता था। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का चरम था। उसे यह महसूस करना अच्छा लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर भी उसके सामने बेबस है। उसकी हंसी के पीछे एक गहरा सुरक्षा भाव था जिसे वह क्रूरता से छिपाता था। साल 1227 चंगेज खान अब 65 साल का हो चुका था। उसने चीन के पश्चिमी शिया साम्राज्य को हरा दिया था, लेकिन तब भी अचानक उसकी मौत हो गई। आज तक यह एक रहस्य है कि उसकी मौत कैसे हुई। इतिहास में दो प्रमुख थ्योरीज है। मंगोल इतिहासकार कहते हैं कि शिकार करने वक्त वह अपने घोड़े से गिर गया और उसे अंदरूनी चोट आई और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। दूसरी लोक कथाओं का रहस्य ज्यादा खौफनाक भी है। कहा जाता है कि पश्चिमी शिया साम्राज्य को हराने के बाद चंगेज खान ने वहाँ की एक खूबसूरत राजकुमारी को अपने दासी बनाने के लिए तंबू में बुलाया था। वह राजकुमारी अपने कपड़ों में एक खंजर या कैंची छुपाकर लाई थी। जैसे ही चंगेज खान ने उसे छूने की कोशिश की, उसने चंगेज खान को एक गहरा घाव दे दिया। अत्यधिक खून बहने से उस विश्व विजेता की तंबू के अंदर ही तड़प कर मौत हो गई। सच जो भी हो, अगस्त 1227 में दुनिया का सबसे बड़ा कसाई मर चुका था, लेकिन उसकी मौत ने एक नए खून खराबे को जन्म दिया। मरने से ठीक पहले चंगेज खान ने अपने बेटों को बुलाया और एक ऐसा आदेश दिया जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। उसने कहा कि मेरी कब्र का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। मुझे ऐसे दफनाना कि मेरे ऊपर से घोड़े दौड़ जाए और वहाँ घास उग जाए। अगर किसी ने मेरी नींद में खलल डाला तो मेरा रूहानी कहर उस पर टूट पड़ेगा। उसे डर था कि जिन करोड़ों लोगों को उसने मारा था, उनके वंशज उसकी कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को अपमानित करेंगी। इसलिए उसने गुप्त अंतिम संस्कार का आदेश दिया। चीन से मंगोलिया तक चंगेज खान के शव को एक विशाल ताबूत में रखकर लाया गया। इस अंतिम यात्रा में उसके सबसे वफादार 2000 सैनिक और गुलाम शामिल थे। लेकिन यह कोई आम अंतिम यात्रा नहीं थी, यह मौत का जुलूस था। आदेश था कि रास्ते में जो भी मिले, इंसान, जानवर, परिंदा, सबको मार दिया जाए। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि सिर्फ उसकी लाश को दफनाने ले जाते वक्त लगभग 20,000 बेगुनाह लोग मारे गए थे। आखिरकार वो काफिला मंगोलिया के एक गुप्त स्थान पर पहुंचा। कुछ लोग कहते हैं कि यह बुरखान खालदून पहाड़ के पास था, जहाँ चंगेज खान का बचपन बीता था। वहाँ एक विशाल कब्र खोदी गई। चंगेज खान को उसके बेशकीमती खजाने, हथियार और 40 दासियों के साथ, जिन्हें शायद जिंदा दफनाया गया था। जिन 2000 गुलामों ने कब्र खोदी थी, जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, चंगेज खान के सैनिकों ने उन 2000 गुलामों को सिर काट कर रख दिया और मार दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। जिन 800 सैनिकों ने उन गुलामों को मारा था, राजधानी काराकोरम लौटे तो उन्हें शानदार दावत दी गई और फिर जश्न के बीच में एक दूसरी सैन्य टुकड़ी ने उस 800 सैनिक को भी घेर कर मार डाला। गवाहों को मारा गया, कब्र खोदने वालों को मारा गया और कब्र खोदने वालों को मारने वाले सैनिक को भी मार दिया। इस तरह चंगेज खान की कब्र का राज हमेशा के लिए दफन हो गया। लोक कथाओं और कुछ चीनी दस्ताओं के मुताबिक मंगोल सेना ने एक पूरी नदी का बहाव रोक दिया। हजारों गुलामों ने, जिन्हें बाद में मार दिया गया, नदी के रास्ते को मौत दे दी। चंगेज खान की कब्र सूखी नदी के तल में खोदी गई। जब दफनाने का काम पूरा हो गया तो नदी के पानी को वापस छोड़ दिया गया। आज चंगेज खान की कब्र के ऊपर पानी बह रहा है, ना कोई निशान, ना कोई टीला, ना ही कोई पत्थर, और इसके अंदर नॉन रिकवर्ड खजाना है। मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र को खोजने से क्यों डरते? इसके पीछे एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक डर है। यह डर जुड़ा है चंगेज खान के वंशज तैमूर लंग से। साल 1941 सोवियत रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने उज्बेकिस्तान में तैमूर लंग की कब्र को खुदवाने का आदेश दिया। स्थानीय मुस्लिम बुजुर्गों ने रूसी वैज्ञानिक को चेतावनी दी थी, अगर तुमने तैमूर की नींद में खलल डाला तो युद्ध का ऐसा दानव बाहर निकलेगा जो दुनिया को खा जाएगा। वैज्ञानिकों ने इसे अंधविश्वास माना और 19 जून 1941 को कब्र खोदी गई। कब्र के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब मैं अपनी कब्र से उठूंगा तो पूरी दुनिया कांपेगी। और ठीक 3 दिन बाद 22 जून 1941 को हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। यह इतिहास का सबसे खूनी आक्रमण था, जिससे करोड़ों रूसी लोग मारे गए। मंगोलिया के लोग मानते हैं कि अगर तैमूर की कब्र खोलने से इतना विनाश हुआ तो सोचिए चंगेज खान की कब्र खोली गई तो दुनिया का क्या हश्र होगा। मंगोलिया में 240 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका है जिसे इखरेक या द ग्रेट टाबू कहा जाता है। पिछले 800 साल से इस इलाके में किसी भी आम इंसान का जाना मना है। चंगेज खान की मौत के बाद उसके सबसे वफादार सैनिकों का एक कबीला था जिसे दरहाट कहा जाता है। उन्हें इस इलाके की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। यह दरहाट लोग आज
भी वहाँ मौजूद है। 8 सदियों से पिता अपने बेटे को और बेटा अपने बेटे को यह जिम्मेदारी सौंपता आ रहा है। उनका काम कब्र की पूजा करना नहीं बल्कि उसे दुनिया से छिपा कर रखना है। वे कहते अगर खान वापस आए तो प्रलय आ जाएंगी। सोवियत शासन के दौरान भी इस इलाकों को हाईली रिस्ट्रिक्टेड जोन रखा गया है। वहाँ जाने की कोशिश करने वाला कोई विदेशी खोजी रहस्यमय तरीकों से बीमार पड़ गए या गायब हो गए। 1990 के दशक में जब मंगोलिया में लोकतंत्र आया तो जापान और अमेरिका की एक टीम ने गुरवान गोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका मकसद था चंगेज खान की कब्र को ढूंढना। उन्हें कुदाल या फावड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का इस्तेमाल किया। उन्हें एक जगह पर कुछ अजीब विसंगतियां दिखाई दी। ऐसा लगा कि उन्हें वह कब्र मिल गई, लेकिन अब भी अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। टीम के कई सदस्य बीमार पड़ गए, गाड़ियों के टायर बिना वजह फटने लगे और फिर मंगोलिया की संसद और जनता ने विरोध कर दिया कि मंगोलिया के लोग सड़कों पर उतर गए। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि हमारे पूर्वज की नींद खराब हो। वह हमारे लिए भगवान है और भगवान को लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता। मजबूरन विदेशी वैज्ञानिक को अपना बोरिया बस्ता समेट कर वापस जाना पड़ा। अगर आप आज मंगोल की राजधानी उलानबातर जाए तो आपको एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया के लिए चंगेज खान एक कसाई और राक्षस था, लेकिन मंगोलिया के लोगों के लिए वह राष्ट्रपिता है। वहाँ की करेंसी पर चंगेज खान की तस्वीर है। वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम चंगेज खान एयरपोर्ट्स नाम है। यहाँ तक कि वहाँ की सबसे महंगी वोदक का नाम भी वोदक यानी बियर में भी उसका नाम है। मंगोलियाई लोग उसे प्यार से चिंगिस खान बुलाते। उनका मानना है कि उसने बिखरे हुए कबीलों को एक किया, उन्हें पहचान दी और मंगोलिया का नाम दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। सोवियत रूस ने 17 सालों तक यानी कि 70 सालों तक मंगोलिया में चंगेज खान का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन साल 1990 में जैसे ही मंगोलिया आजाद हुआ तो चंगेज खान की वापसी एक भगवान की तरह हुई। आज वह उसकी 131 फीट ऊंची स्टेनलेस स्टील की मूर्ति खड़ी है जो पूरब की तरफ देख रही है, जो कि अपने घर की तरफ देख रही है। इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग देखिए, जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को मारा उसी इंसान ने आज की ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी। इसी इतिहास में पैक्स मंगोलिका कहा जाता है। चंगेज खान की क्रूरता एक ऐसी शांति स्थापित की थी कि वहाँ कहा जाता था एक जवान लड़की अपने सिर पर सोने का थाल लेकर यूरोप से चीन तक पैदल जा सकती थी और उसे कोई छेड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। चंगेज खान ने रेशम मार्ग को फिर से जिंदा किया। पहली बार पूरब और पश्चिम जुड़े। चीन का कागज, प्रिंटिंग प्रेस और बारूदी मंगोल के रास्ते यूरोप तक पहुंचा। अगर चंगेज खान ना होता तो शायद यूरोप में पुनर्जागरण इतनी जल्दी ना जाता। उसने दुनिया का पहला इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम याम बनाया, जिससे संदेश हजारों मील दूर कुछ ही दिनों में पहुंच जाते थे। उसने तलवार से दुनिया को काट दिया, लेकिन व्यापार और सांस्कृतिक के धागे से उसे दोबारा सील भी दिया था। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, चंगेज खान मरा नहीं है, वह हम में से कई लोगों के अंदर मौजूद है। यह एक खास तरह का वाई क्रोमोसोम से जो आज एशिया के 8% पुरुषों में पाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंगेज खान का ही लीनेज है। सोचिए, एक आदमी की हवस और ताकत ने मानव जाति के इतिहास को जैविक रूप से बदल दिया। हजारों साल बाद भी उसका डीएनए सांस ले रहा है, चल रहा है और शायद यह वीडियो भी देख रहा है। मंगोलिया के लोग उसकी कब्र को क्यों नहीं ढूंढना चाहते, इसका एक और भी गहरा आध्यात्मिक कारण है। मंगोल मान्यताओं के अनुसार एक योद्धा की आत्मा उसकी हड्डियों में नहीं बल्कि उसके सुलेद स्पिरिट बैनर में बसती है। सुलेद घोड़े की पूंछ के बालों से बना एक झंडा होता है। कहा जाता है कि चंगेज खान का सफेद सुलेद शांति का प्रतीक कहीं खो गया, लेकिन उसका काला सुलेद युद्ध का प्रतीक आज भी कहीं सुरक्षित है। मंगोल मानते हैं कि चंगेज खान की आत्मा उसके काले झंडे में आज भी जिंदा है और वह अपनी जमीन की रक्षा कर रही है। कब्र सिर्फ एक खाली खोल है, असली शक्ति उसके झंडे में है। 800 साल बाद भी चंगेज खान के लिए इतिहास का फैसला क्या है? क्या वह एक राक्षस था जिसने बेगुनाहों की खोपड़ियों के मीनार बनाए? हाँ। क्या वह एक महान शासक था जिसने पूरी दुनिया को आधुनिकता का रास्ता दिखाया? हाँ। इतिहास सफेद या काला नहीं होता, वह ग्रे होता है। चंगेज खान एक ऐसा तूफान था जिसने पुराने सड़े गले साम्राज्य को उखाड़ फेंका था और एक नई दुनिया के लिए रास्ता बनाया था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान के अंदर देवता और दानव दोनों एक साथ रहते हैं। आज बुरखान खालदून की पहाड़ियों की किसी अज्ञात जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा विजेता खामोशी से सो रहा है और उसके ऊपर से नदियां बह रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं और जंगल उग गए। उसने अपनी वसीयत में कहा था, मेरे नाम मत मिटने देना। और देखिए, 8 सदियों बाद भी हम और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसने मौत को भी हरा दिया था। तो यह थी चंगेज खान की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी चंगेज खान की पूरी कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।